जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। इंडिया की सेमीकंडक्टर की जो कहानी है, उसका एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यूनियन कैबिनेट ने 4,600 करोड़ के 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है उड़ीसा, पंजाब, आंध्रा और आंध्र प्रदेश में। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। एक जो मेक इन इंडिया का कहें कि ये असली इम्तिहान है, और या फिर ये कहें कि जो हमारा एम्बिशियस प्लान है, उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और कई सारे बड़े सवाल हैं जो हम आज की इस डिस्कशन में शामिल करेंगे, और सारे सवालों को हम पूछेंगे इस सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन पर। क्या कुछ चल रहा है, क्या इसका असली मतलब है, और कैसे इसको मेक इन इंडिया में क्या पुश मिल रहा है। इस पे उमेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, सेमीकंडक्टर्स को फाउंडेशनल इंडस्ट्री कहकर क्या हम अपनी जो टेक्नोलॉजी और डिफेंस की इंडिपेंडेंस है, उसको सीरियसली ले रहे हैं? देखिए, भारत ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से 2018 से 2019 से हुँ, सेमीकंडक्टर पे ध्यान देना चालू कर दिया है। हुँ, और ये जरूरत इसके लिए मालूम पड़ गई थी क्योंकि चाइना ने अपना एक हॉक पॉलिसी अपना लिया है कि वो ताइवान को अपने अंदर मिला लेगा। उन्होंने हुँ, एक रोड मैप एक तरह से जारी किया है। तो अमेरिका ने चिप्स एक्ट लेके आए जिसके अंदर जो भी कंपनी अमेरिका मूव कर रही है और वहां पे सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगा रही है, तो उनको सब्सिडीज दी जा रही है, ग्रांट्स दी जा रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनका रिटर्न किया जा रहा है। जी, सिमिलरली भारत ने भी एक तरह से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, जिसके अंदर जो भी कंपनी भारत के अंदर प्लांट्स लगा रही है, तो हुँ, उनको भी हम सब्सिडी, कैपिटल क्रेडिट जो भी है हम देते हैं। सिमिलर बेनिफिट्स हम हुँ, भी दे रहे हैं। और इसके हिसाब से यूनियन कैबिनेट ने अब जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, उसके अंदर 76,000 करोड़ एलोकेट किया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आज जितनी भी सनराइजर्स इंडस्ट्रीज है, जैसे वो ईवी हो जाए, सोलर हो जाए, डिफेंस हो, स्पेस हो, डेटा सेंटर हो, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, वहां पे सेमीकंडक्टर और का रहना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा डोमिनेशन है इसका, जो सेमीकंडक्टर्स उसका है, ताइवान का है। और ताइवान के ऊपर चाइना कभी भी अपना हुँ, जो स्ट्राइक है वो कर सकता है, और अब इसके कारण वो चिप्स की जो सप्लाई है, कभी भी एक तरह से डिसरप्शन हो सकता है। हुँ, इसके लिए भारत को भी समझ में आ गया कि गलवान के बाद उनको ये जो इंडस्ट्री है भारत में लगाने की जरूरत है। और भारत ने ये इसी हिसाब से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के हिसाब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यूनियन जो कैबिनेट है, उन्होंने धोलेरा जो अहमदाबाद के पास है, वहां पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी बना दी थी। और एब्सोल्युटली। पिछले साल कम से कम 6 इंडस्ट्रीज को उन्होंने पीएलआई स्कीम के अंदर अप्रूव किया। हुँ, एडिशनल 4 कंपनीज को कल तक अप्रूव किया है। तो इसका टोटल हो गया, 10 कंपनीज को उन्होंने अप्रूव कर दिया है। इसके अंदर ये मतलब एक पूरे इकोसिस्टम को वो भारत के अंदर लेके आना चाहते हैं। जो सिलिकॉन हुँ, का जो ये सेमीकंडक्टर बनाने का प्रोसेस है, ये पूरा इकोसिस्टम होता है। इसके अंदर अब बता देता हूँ अमर जी आपको, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर, वाटर एंड एयर चाहिए। इट इज हुँ, वेरी हाईली सेंसिटिव इंडस्ट्री। हुँ, इसके अंदर हुँ, यू कैन नॉट अगर आपके पास रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और हुँ, भारतीय सरकार ने अभी तक इसके अंदर 1,60,000 करोड़ का बेनिफिट दे चुकी है या देने वाली है इन द प्रोसेस। अब ओके। न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारी कंपनीज अपनी जो प्रोडक्शन है 2025 से 2026 तक चालू कर देगी। और सेमीकंडक्टर्स में बताया जाता है कि जितने छोटे चिप्स होते हैं उतने ज़्यादा एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उसके अंदर वो छोटे चिप्स की माँग ज़्यादा होती है। भारत ने अभी जी, तक 28 नैनोमीटर्स की जो चिप्स है, वो भारत में प्रोडक्शन चालू कर दी है। अब वो स्केल अप धीरे-धीरे होता रहेगा। अब जी, आज की डेट में जो देखा जाए, ये जो सेमीकंडक्टर मिशन पॉलिसी है, इसके कारण अब भारत को बाहर अपना चाइना या ताइवान के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बट जी। चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं आपने चैलेंजेस को लेकर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ उमेश जी कि जो ये हमारी पॉलिसी है सेमीकंडक्टर को लेकर, क्या इससे हम सच में जो अगर हम भारत की बात करें, क्या ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन पाएगा भारत? आपने कहा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो देखिए उस अभी तो भारत ने स्टार्ट किया है। भारत इज नॉट अ मेजर प्लेयर राइट नाउ, बट हुँ। जो बोलते हैं ना कि नहीं, मैंने कहा जो बन ये पाएँगे हम क्योंकि आपने कहा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो क्या हम बन पाएँगे एक मेजर प्लेयर? यस, वी कैन डेफिनेटली बिकम अ ग्लोबल पावर बट इन फेजेस। एकदम से हम बोलेंगे कि हम जैसे आईटी सुपर पावर बन गए थे, हम एक तरह से कोडिंग करके काम करते थे, वैसा नहीं होने वाला है। आज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वी हैव लॉट ऑफ पीपल जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिज़ाइन में बहुत एक तरह से वी हैव दैट ह्यूमन कैपिटल विद अस। तो ईएसडीएम जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे हम कहीं न कहीं वी कैन टेक अ स्टार्ट। और एक और एक चीज़ है भारत के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है, ये डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का है। पर अदर प्रोसेसेस जो होते हैं, उसके लिए भी हमें एक तरह से इंजीनियर्स चाहिए। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल का। बट विद हुँ, टाइम मेरे हिसाब से मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डिमांड फुलफिल हो जाती है। ये एक तरह से सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ है और आगे भी जाके इसका स्केल बढ़ेगा और भारत सबसे पहले अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसकी जो पूर्ति है वो पूरा करेगा, फिर बाद में एक्सपोर्ट करने का उनका इरादा है। अब जी। ऐसा है अंबर जी कि ये इसके अंदर चैलेंजेस बहुत आएँगे और भारत के और ऐसा भी होता है कि जनरली ये जो कल जो हमने 4 इंडस्ट्रीज़ को अ, अप्रूवल दिया है, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में इंडस्ट्री लग जाएगी। उसके ऊपर बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी लेने की ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सारे जो बोलते हैं कि जैसे मशीन मँगाना होता है, कोई मशीन मँगाने की होती है, तो वो भी कभी नहीं मिल सकती क्योंकि चाइना भी अड़ंगा डाल रहा है, आपको मालूम है। और वर्ल्ड के अंदर जो जिसकी जो अ, सेमीकंडक्टर की जो मशीन बनाती है, वो एएसएमएल है। एएसएमएल नीदरलैंड के रॉटरडैम में है। पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आता है। इसके लिए सरकार का सपोर्ट के बगैर इस इंडस्ट्री को भारत में एक तरह से पूर्ण स्थापित करना बहुत मुश्किल है। हुँ, इसके लिए भारत सरकार एक तरह से आपने देखा होगा कि कल अश्विनी वैष्णव ने एक तरह से पूरा समझाया हमको कि क्या-क्या चीज़ हो रहा है। उन्होंने पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कौन से फेज़ में कौन-सी इंडस्ट्री है, टाइमलाइन कब आना आनी चाहिए, उन्होंने पूरी रूपरेखा हमको दी थी। जी। उमेश जी, अब ये सवाल मेरा आपसे इन्वेस्टमेंट को लेकर है 46 जो 100 करोड़ है उसका इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स को लेकर किया जा रहा है। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद 2000 से भी ज़्यादा स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन क्या ये नंबर जो इंडिया का सेमीकंडक्टर डिमांड है उसको मीट करने के लिए एडुकेट है? देखिए, कहीं न कहीं स्टार्ट हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला है कि बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, पर कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हुँ, 2000 जो है एक तरह से जॉब्स तो क्रिएट होने ही वाले हैं। जो सेमीकंडक्टर एरिया में जो परस्यू कर रहा है, उनको तो कंपनीज़ पोच करेगी। आज हुँ, ह्यूमन कैपिटल इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट क्योंकि सिलिकॉन वेफर से बनता है और ये बहुत इसके लिए बहुत ही मतलब जो तकनीकी प्रशिक्षण की ज़रूरत है। You need to have lot of expertise to handle silicon wafers and other things. ये एक पूरा हुँ, प्रोसेस है। अब हुँ, ऐसा है ना अमर जी, मैंने क्या बोला कि कहीं न कहीं स्टार्ट करने की ज़रूरत है और हर जगह छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हुँ, आज के दिन नहीं कर कम से कम 5 साल बाद हम इसका रिज़ल्ट्स ज़रूर देखेंगे। बस एक चीज़ है कि सरकार इसको कंटिन्यूअसली ध्यान देती रहे और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से अश्विनी वैष्णव इसमें लगे हुए हैं, भारत सरकार एक तरह से बहुत ये कंप्लीट इकोसिस्टम बैठाने के चक्कर में भारत सरकार की कंप्लीट इकोसिस्टम देश के अंदर बनाने की इच्छा लग रही है और बहुत अच्छी स्टार्ट जी, हो रही है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री धोलेरा में हो रहा है। अभी ये देखिए ओडिशा में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। अब ओडिशा पंजाब जैसे स्टेट में हम सोच भी नहीं सकते थे कुछ सालों पहले कि वहाँ पे ऐसी सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ आ सकती है। क्योंकि जी, देश का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ भाग माना जाता है। बट हुँ, कुछ टाइम से मतलब आप देख लीजिए 4-5 साल से ये एक जो सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड
चेंज हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जी, वो भी एक तरह से आंध्र प्रदेश को डेवलप करने के लिए वो भी हाई बेट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। तो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट जाएँगे, जो राज्य सरकार इसमें स्पेशल एक तरह से इंटरेस्ट लेगी, उन लोगों को बेनिफिट मिलता जाएगा। और इसी जी। हिसाब से कल आपने देखा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अंदर नए-नए प्लांट्स आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन अब इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या उद्देश्य इनका रहने वाला है? क्या ये जो लोकल सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करेंगे या जो फॉरेन डिपेंडेंसी है उसको और बढ़ा देंगे? क्या क्या कुछ होने वाला है इस प्रोजेक्ट के देखिए, पश्चात? एक ही चीज़ है कि बाहर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे इन्वॉल्व हो चुकी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है, फिर बाद में आपने ये भी देखा होगा कि फॉक्सकॉन है, फिर इज़राइल की कंपनी है, सब इन्वॉल्व हो चुके हैं। इनफैक्ट हुँ, सेमीकंडक्टर के प्लांट आसाम में भी आ रहे हैं, सबसे बड़ी हुँ, बात वो है। तो कहीं न जी, कहीं मेरा ये मानना है कि इससे फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देश के अंदर हो रहा है। कंपनीज़ हुँ, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, इसके लिए उनको पीएलआई स्कीम में हम उनको कैपिटल इंसेंटिव भी तो दे रहे हैं। अब ये हुँ, 4600 करोड़ उनको दिया जाएगा जो देश के अंदर वो इंडस्ट्री स्थापित करेंगे और प्रोडक्शन चालू करेंगे। जैसे-जैसे प्रोडक्शन चालू करेंगे, वैसे-वैसे ये इंसेंटिव है जो उसका डिसबर्समेंट होने वाला है। जी। इसमें खबर ये भी है इंटेल और लॉकहीड मार्टिन जैसे जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। क्या ये इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल क्रेडिबिलिटी है उसको बूस्ट करेगा या फिर जो उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके टर्म्स पे हम डिपेंडेंट हो जाएँगे? देखिए, बहुत जो बड़ी कंपनीज़ है जैसे एविएशन की कंपनीज़ है, उनको तो सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत होती है। और हुँ, लॉकहीड मार्टिन भारत के अंदर वो अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा ही रहे हैं। भले ही आप देख लो कोई भी उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, हुँ, वो भारत के अंदर उनका स्कोप बढ़ रहा है, उनका जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है और भारत हुँ, का मार्केट को यूज़ कर रहे हैं कुछ कंपोनेंट सोर्सिंग की भी। और इसके हुँ, कारण कहीं न कहीं फ्यूचर में अगर उनको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, तो सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो भारत के अंदर ही अगर सब कुछ जो एंसिलरी इंडस्ट्री सब बन जाए, तो सप्लाई चेन दुरुस्त हो जाता है और भारत जो है चाइना के जैसे एडिशनल सप्लाई चेन वो मैमूथ स्केल पे बना सकता है। इधर एक तरह से आपके पास कैपिटल मैनपावर भी है, ट्रेन्ड मैनपावर और स्किल्ड मैनपावर भी है और आपके पास पूरा इकोसिस्टम है बनाने के लिए। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। भारत के लिए भी सही है, वो कंपनीज़ के लिए भी सही है। बिल्कुल, ओके। तो काफ़ी ये कह सकते हैं कि एक बेहतर प्लानिंग के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है। कैबिनेट ने 4 नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंटेशन स्पीड और जो एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है या हम इसको किस तरह से देखें कि बहुत जल्दी-जल्दी काम हो रहा है, काफ़ी तत्पर होकर कैबिनेट काम कर रही है, मेक इन इंडिया में नई-नई टेक्नोलॉजी, डिफेंस अलग-अलग क्षेत्रों में? देखिए, इसका जवाब एक ही दे सकता हूँ कि देश के अंदर जिस हिसाब से मोदी जी को हटाने की मुहिम चल रही है, उतनी कार्य क्षमता से हमारे मिनिस्ट्रीज़ काम करते जा रहे हैं। वो भारत की ग्रोथ को नीचा करना चाहते हैं और हमारे जो मोदी साहब हैं, मोदी जी हैं, वो देश के अंदर नई-नई स्कीम्स लेके आते जा रहे हैं, नए-नए अप्रूवल देते जा रहे हैं। वो कर में विश्वास कर रहे हैं। अब उनको भी मालूम है कि रिलेंटलेसली कितने दिनों तक बचेंगे। पैसा अनाप-शनाप जो है, डीप स्टेट खर्चा कर रहा है टू डिस्लॉज द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। उनको एक ही बार एक तरह से दे नीड टू सक्सीड वन्स ओनली वन्स। तो कहीं न कहीं मोदी जी को भी इसका आभास हो चुका है और भारत के अंदर जितना काम हो सकता है उनके कार्यकाल में, वो करते जा रहे हैं। और देश के अंदर भी कुछ बहुत माँग हो रही है कि 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जाएँगे, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो ये जो भारत के अगेंस्ट जो काम करने वाली फोर्सेस है, वो मोदी जी के रिटायरमेंट माँग रहे हैं और मोदी जी भी जानते हैं कभी न कभी उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और उसके हिसाब से मेरे को लगता है जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने नहीं किया, वो अभी कर रहे हैं। हर चीज़ फास्ट ट्रैक करते जा रहे हैं। कहीं भी डिसिशंस को छोड़ रहे नहीं हैं और एक अलग ही मोड में जा चुके हैं। मतलब एक बोलते हैं ना कि सुपर क्रूज़ मोड में जा रहे हैं और सुपर तरीके से सुपर एफिशिएंसी से काम होता जा रहा है।
बिल्कुल। अगर हम इंडिया की जो ये सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी है, इसको देखते हुए ये बात करें कि क्या हम 2030 तक ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन पाएँगे और ये जो एम्बिशन है, कितना कितना रियलिटी से मैच करता है? क्या देखिए, रियलिस्टिक है? अ अगर मोदी जी सर्वाइव किए, 2029 का इलेक्शंस भी अगर मोदी जी आ जाते हैं, तो 2030 तक तो आप देखेंगे कि एक अलग ही दुनिया में रहेंगे हम, और हम एक तरह से ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम अपनी एक तरह से वी विल मेक अ मार्क, वी विल स्टार्ट मेकिंग अ मार्क। बट वन थिंग इज दैट देयर शुड बी अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर वो नहीं रहा और दूसरी सरकारें आ गई, तो उनकी प्रायोरिटी दूसरी होगी। जैसे अभी आपने देखा कि कर्नाटका में क्या हुआ, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज ने एक तरह से स्ट्राइक करके रख रहे हैं, कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, जब तक अगर मोदी जी की सरकार रहती है, तो एवरीथिंग विल गो ऑन इन अ नॉर्मल वे। अगर बाय चांस अगर कुछ हो जाता है, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो आपको क्या उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हो और जनता देश की भरोसा दिखा रही है उनको, पिछले 3 बार से मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर देश की जनता भरोसा दिखा रही है। 2019 में आपको सॉरी 2029 में क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो 2000 मेरे ख्याल से 27 को सर्वाइव कर ले। यूपी असेंबली इलेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पे योगी आदित्यनाथ अपना पावर रिटेन कर पाते हैं, तो 2029 में मोदी जी का लगभग आना तय है। नहीं तो अगर 2027 में योगी जी हार जाते हैं बाई चांस, समझ लीजिए, पूरा पैसा बिल्कुल। डाल के डीप स्टेट हरा देता उनको, तो तकलीफ वाली स्थिति आ जाएगी, और जो रिफॉर्म्स की गति है, वो एक तरह से धीमी पड़ जाएगी, और पॉपुलिज्म, देश के अंदर पॉपुलिज्म और फ्रीबीज का कल्चर ज़्यादा आ जाएगा, और वो एक दिशा भटकाने वाला चीज़ हो जाएगी। देश की जनता को डिसाइड करना है कि उन्हें फ्रीबीज चाहिए या उनको डेवलपमेंट चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूँगा, जनादेश जो देगी मोदी सरकार उसको मान लेगा। वो इलेक्शन कमीशन पे बेफालतू एक तरह से उसको एक तरह से वो बदनाम नहीं करेंगे, जैसे अभी ऑपोज़िशन कर रही है। जी, मुझे इतना और ही समझ में आता है। लेकिन ये बात भी है, आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम केंद्र पहुँचने की या दिल्ली पहुँचने की बात करें, तो दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से होके गुज़रता है राजनीति की अगर हम बात करें तो। बड़ा बरोबर, इम्पोर्टेंट किरदार है उत्तर प्रदेश और बिहार का अगर केंद्र की राजनीति की बात करते हैं तो और हम बिहार चुनाव नज़दीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आने हैं और बंगाल में भी अ, बड़ा एक शिफ्ट आएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो कई बड़े चुनाव हैं, फिर उसके बाद हम 2029 के चुनाव देखेंगे, फिर 29 में क्या होता है और ये सवाल है। जी, उमेश जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सिंपल है। अ, बंगाल के अंदर मेरा ये मानना है कि जब तक ममता दीदी है, उनको हराना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि बीजेपी के पास वो नेता नहीं है, और सेकंड, ममता ने पूरी ग्राउंड लेवल पे बूथ लेवल पे हुँ, उसने एक तरह से अपना जो प्रेजेंस है मार्क कर चुके हैं। पर उन्हें हुँ, अ, जो इल्लीगल बांग्लादेशीज़ हैं, उन जिनको उन्होंने वोटर कार्ड जैसा दे रखे हैं, तो कहीं न कहीं उनको सॉलिड सपोर्ट मिल जाता है। तो हुँ, मुश्किल है, और आगे जो रहा है वो आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीत नहीं सकती, बट डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खुद बहुत सारे गद्दार पैदा हो चुके हैं। उनको भी एक तरह से अ, जो सीआईए या जो बाकी जो शक्तियाँ हैं, जो मोदी जी को हटाना चाहती है, उनके कॉन्टैक्ट में आ गई है, ताकि बीजेपी के अंदर ही एक तरह से स्प्लिट हो जाए। दिस इज़ राइट नाउ, तो वो प्लानिंग उस लेवल की जा चुकी है। हुँ। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल चल रहा है और रहा है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं देश के लिए, देश की जनता को बड़ा भाता है। लेकिन अभी कई सारे अहम जो पड़ाव हैं वो बाकी हैं, जिसमें कई सारे बड़े राज्य हैं। बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें। इन सभी चुनावों से
काफ़ी कुछ क्लैरिटी हमें 2029 के चुनावों को लेकर मिल जाएगी। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें एक संगठन के रूप में तो वो हमेशा एक मुस्तैदी के साथ हमेशा काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ चुनाव आए तो वो जागते हैं। इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप देखते हैं कि 2029 में क्या होता है, 2029 से ही भारत और कितनी गति से अ, आगे बढ़ेगा ये और उसमें क्लैरिटी आएगी। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम, उमेश जी।